दोस्तों, इंसान जब कभी भी क्राइम के रास्ते पर चलने की सोचता है या फिर किसी भी तरीके का क्राइम करने के बारे में वो सोचता है तो उसके मन में सिर्फ और सिर्फ ये ख्याल होता है कि वो पकड़ा ना जाए। और इसके लिए वो क्राइम करना तो नहीं छोड़ता है, लेकिन क्राइम को सही तरीके से करने के लिए यानी जो सबूत रहेंगे उसमें सारे मिटाने के लिए वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। और क्राइम को करने से पहले वो तरह तरीके की प्लानिंग करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो क्राइम करता है तो क्राइम करने के बाद में उसके मन में इस तरीके की चीज़ें चलती हैं कि वो क्राइम कर कर बहुत ही सावधानी से साफ बचकर निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। इंसान भले ही कितनी चालाकी से, कितना ही चतुर होकर, कितना भी क्लेवर तरीके से क्राइम करे, लेकिन उसके बावजूद उसका जो भेद होता है ये खुलता भी है और लोगों तक पहुंचता भी है। और पुलिस जब इस पूरे केस का खुलासा करने के बाद में लोगों तक उसकी सच्चाई, उसका जो भेड़िए वाला चेहरा होता है, जब लोगों के सामने लेके आती है तो लोग वाकई हैरान होते हैं, परेशान होते हैं और उस इंसान के बारे में इतना ही बोल रहे होते हैं कि आखिर इस तरीके का क्राइम करने की इसको क्या ज़रूरत पड़ी थी, क्या इसके पास कोई और रास्ता नहीं था। लोग तरह तरीके की बातें करते हैं। और दोस्तों, आज की घटना में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दोस्तों, आज की इस घटना के अंदर एक महिला जो कि शादी करने के बाद में अपने पति के साथ में अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी बिता रही थी, लेकिन उसके बावजूद उस महिला के साथ में ऐसा चक्रव्यूह रचा जाता है कि पहले तो उस महिला को पागल बनाया जाता है, उसको मानसिक रोगी बनाया जाता है और उसके बाद में बड़ी ही बेरहमी के साथ में उस महिला की हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों, क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अच्छा दोस्तों, आज की कहानी पे चलो तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि ऊपर जो मैंने आप लोगों को अपडेट दे रखा है, जो हमारा स्टूडियो बन रहा है तो पूरा फ्लोर बन रहा है, तो उसका जो स्लैब होता है ऊपर, यानी जिसको हम छत बोलते हैं देसी भाषा में, तो उसका कास्टिंग चल रहा था, जिसको हम लोग लेंटर भी बोलते हैं। तो कल कास्टिंग कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद में पूरा दिन थकान हो चुकी थी, तो सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, इसलिए कल का वीडियो हम लेके आ नहीं पाए थे। और दोस्तों, परसों वाले वीडियो पे आप लोग के जो भी कमेंट्स हैं ये वीडियो के अंत में पढ़े जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक शहर, काफ़ी जाना माना शहर है, जिसको हम लोग बरेली बोलते हैं। अच्छा, बरेली, जिसको झुमका गिरा रे बरेली की बाज़ार में, आप लोगों ने इस तरीके का गाना तो सुना होगा। तो बरेली झुमके से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर आप लोग बरेली में जाएंगे, विजिट करेंगे, तो वहाँ पर एक चौराहे के ऊपर बड़ा सा झुमका भी लटकाया गया है, बाकी जो लोग वहाँ पर घूमने आते हैं तो वो झुमके को देख सके। तो दोस्तों, इसी बरेली में एक जगह पड़ती है जिसको हम लोग इज़्ज़त नगर बोलते हैं, और इसी इज़्ज़त नगर कॉलोनी में रहने वाला एक व्यक्ति जो कि पेशे से डॉक्टर है, नाम है अखिलेश। अखिलेश, जिसकी शादी फरवरी साल 2017 में हुई थी, और फरवरी साल 2017 में इसकी जो शादी हुई थी सीमा नाम की लड़की के साथ में। अब अखिलेश जो है ये अपनी पत्नी सीमा के साथ में बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी के बाद में ऑलमोस्ट 7 साल कंप्लीट होने को थे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में एक तारीख आती है 29 मार्च साल 2024। और 29 मार्च साल 2024 का ये वो दिन था कि जो अखिलेश है, इसका एक दोस्त है जिसका नाम विजेंद्र है। और विजेंद्र जो है, जो पेशे से एक कंपाउंडर है, और अखिलेश तो आप सभी लोगों को पता है एक डॉक्टर है। तो विजेंद्र को अखिलेश ने अपने घर बुला लिया था ताकि खाना वाना खा सके। उसके बाद में रात को सोने का समय आता है, 29 मार्च वाले दिन की बात है। जो विजेंद्र था, ये अपने जो अखिलेश जो है उसके रूम में ही सो जाता है। उसके बाद में रात के समय सीमा इनको खाना खिलाने के बाद में घर में टहल रही होती है। उसी समय ये किचन के अंदर जाती है कुछ लेने के लिए, लेकिन इसी बीच में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। अब जैसे ही कुछ गिरने की आवाज़ आती है, अखिलेश बेचारा दौड़ा भागा किचन की तरफ पहुंचता है। अब जैसे ही किचन की तरफ पहुंचता है, तुरंत अपनी पत्नी को देखने के बाद में इसकी तो चीखें निकल जाती है। दरअसल इसकी पत्नी फर्श पर गिरी पड़ी है, चारों तरफ खून बिखरा पड़ा है और उसको गंभीर चोटें आई हैं। अब जो अखिलेश था, ये अपने साथ ही कंपाउंडर जो था विजेंद्र, उसको उठाता है। उसके बाद में अपनी पत्नी को लेकर सीधा ग्लोबल अस्पताल पहुँचता है। अब दोस्तों, कार में डालने के बाद में ग्लोबल अस्पताल पहुंचता है। जैसे ही ग्लोबल अस्पताल में पहुंचता है, वहां पर डॉक्टर को दिखाया जाता है। तो वहां पर जो डॉक्टर होते हैं वो इस सीमा को मृत घोषित कर देते हैं। अब जैसे ही सीमा को मृत घोषित किया जाता है, तो अखिलेश, चूँकि इसकी पत्नी थी, इसको डॉक्टर के ऊपर भरोसा नहीं होता है। सोचता है कहीं अच्छी जगह लेके जाएगा। इतने में ये अपने घर वालों को भी खबर कर देता है। इसमें इसके चाचा होते हैं हरिप्रसाद,
वो भी पहुंच जाते हैं, हरिप्रसाद पहुंच जाते हैं, चचेरा भाई संजू भी पहुंच जाता है और भी परिवार के कुछ लोग पहुंच जाते हैं। उसके बाद में जो अखिलेश था ये अपनी पत्नी सीमा और सारे रिश्तेदारों के साथ में ज़िला अस्पताल में पहुंचता है और वहां पर जाने के बाद में कहता है, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी अचानक से किचन में गिर गई और इसको गंभीर चोटें आई हैं, प्लीज़ इसका इलाज कर दीजिए। अब जैसे ही डॉक्टर देखते हैं तो डॉक्टर जो है वो सीमा की नब्ज़ पे हाथ रखते हैं और उसकी चोटें देखने के बाद में डॉक्टर जो है वो सीमा को मृत घोषित कर देते हैं। अब दोस्तों डॉक्टर जो है सीमा को मृत घोषित करते हैं। इसी बीच में उधर से जो अखिलेश है ये किसी काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है, शायद इसको पैसे की कुछ ज़रूरत पड़ी होगी, ऐसा वैसा। अब उसके बाद में ये चला जाता है, उधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है क्योंकि चोटें आई थी, इसलिए पुलिस को भी खबर कर दी जाती है। अब उधर जो सीमा के पिता हैं इनका नाम, जो कि रहने वाले हैं बिथरी चैनपुर के और इसी में एक जगह पड़ती है बालीपुर अहमदपुर, यहीं पे रहते हैं, इनका नाम महेंद्र सिंह है और ये भी अपनी बेटी की जब चोट की खबर सुनी ये भी आ जाते हैं। अब दोस्तों 29 मार्च का ये मामला है और अब अप्रैल आ चुकी थी, क्योंकि अब अप्रैल के महीने में, क्योंकि 1-2 दिन की बात थी, अब डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है और उधर डेड बॉडी का जब पोस्टमार्टम होता है तो उसमें चीज़ें कुछ उलट आती हैं निकल के। दरअसल डेड बॉडी जो थी वो इस तरीके से बयान कर रही थी कि उस डेड बॉडी के साथ में कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है, यानी उसके शरीर पर कई जगह चोटों के निशान आए थे। अब जिस तरीके की चीज़ें आती हैं तो कहीं ना कहीं ये मामला गिरने की वजह से मौत का नहीं लगता, यानी एक्सीडेंटली मौत का नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि इसकी हत्या की गई है। अब दोस्तों उसके बाद में जो पति, जिसका नाम मैंने आप लोगों को बताया अखिलेश था, ये अभी तक गायब है, अभी तक आया नहीं है। अब घर परिवार भले परेशान। उधर जो लड़की के पिता होते हैं जिनका नाम मैंने आप लोगों को बताया महेंद्र सिंह, ये भी अपने दामाद को ढूंढ रहे हैं, लेकिन दामाद का कहीं पर भी कोई पता नहीं। उसके बाद में 6 अप्रैल साल 2024 को ये जो पिता है महेंद्र सिंह इज्जतनगर थाने में पहुंचते हैं। इज्जतनगर थाने में पहुंचने के बाद में कहते हैं कि साहब मेरी बेटी की हत्या की गई है और 29 मार्च साल 2024 को मेरे दामाद और उसके भाई संजू ने मेरी पत्नी की हत्या की है और उस पर दहेज का केस भी लगाया जाता है, क्योंकि दहेज को लेकर भी उत्पीड़न चलता रहता है। इस तरीके की बातें जो है वो पिता बताता है पुलिस को। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है, उधर अखिलेश पहले से ही गायब था, तो पुलिस को भी कहीं ना कहीं शक होता है, इसलिए पुलिस अखिलेश की गिरफ्तारी करने के लिए उसके घर पर पहुंचती है। अब दोस्तों जैसे ही पुलिस घर पर पहुंचती है और दरवाज़ा खोलने के बाद में पुलिस जब अंदर जाती है तो देखती क्या है कि किचन में चारों तरफ खून फैला हुआ है और खून के छींटे हैं, कमरे से लेकर किचन तक खून के छींटे हैं, वॉश बेसिन में खून के छींटे हैं। इस तरीके की जब चीज़ें पुलिस देखती है तो पुलिस भी वाकई हैरान हो जाती है। पुलिस को लगता है कि आखिर हत्या जो है वो इस घर के अंदर ही की गई है, इसलिए पुलिस अब शक जो था पुलिस का यकीन में बदल चुका था। इसलिए अखिलेश को दबिश डालकर इसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में सीधा से पुलिस थाने लेके आया जाता है। अब दोस्तों जब पुलिस थाने से लेके आया जाता है और पुलिस जब इसके ऊपर सख्ती दिखाती है तो ये पुलिस के सामने टूटता भी है और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाता है वो कहानी कुछ इस प्रकार थी। दरअसल अखिलेश पुलिस को बताता है कि उसकी पत्नी की हत्या उसने ही की है और अपने साथी जो कंपाउंडर, जो मैंने आपको शुरू में नाम बताया था विजेंद्र, उसके साथ मिलकर की है। अच्छा, पुलिस पूछती है कि हत्या किस तरीके से की है, तो जो अखिलेश ये बताता है कि 29 मार्च वाले दिन मैंने अपने दोस्त को बुला लिया था घर पे, क्योंकि प्लानिंग हमारी पहले से ही थी कि पत्नी की हत्या करनी है। उसके बाद में जब मैंने उसे बुला लिया वो मेरे कमरे में सो गया और मेरी पत्नी जो सीमा थी ये रात के समय घर के अंदर टहल रही थी। उसी बीच में बाहर जाता हूँ और पत्नी को अपनी किचन के अंदर ले जाकर पटक देता हूँ। उसके बाद में उसके पीछे सर पे कई भारी भरकम चीज़ से वार भी किया जाता है, अमल दस्ते से वार किया जाता है। अमल दस्ता जो होता है आमतौर से जो जड़ी बूटी कूटने के काम आता है उससे वार किया जाता है। इतने में जो दोस्त था जिसका नाम मैंने आप लोग को बताया विजेंद्र, वो भी आ जाता है और वो डंबल की जो रॉड होती है उससे सीमा के ऊपर कई वार करता है, जिससे सीमा की मौके पे ही मौत हो जाती है। उसकी मौत को एक्सीडेंट दिखाने के लिए हम लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, पहले ग्लोबल हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहाँ पे मृत घोषित कर दिया जाता है। हम लोग की एक तरीके से सांस में सांस आती है कि चलो मर चुकी है। उसके बाद में रिश्तेदारों को खबर कर दी जाती है। उसके बाद में हम लोग ज़िला अस्पताल पहुँचते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन जब जिला अस्पताल में मौत हो जाती है कन्फर्म, तो उसके बाद में मैं वहाँ से चला जाता हूँ। दरअसल हमारा जो प्लान था वो ये था कि घर के अंदर से जितने भी सबूत थे वो सारे के सारे गायब कर दिए जाए, यानी कहीं खून के स्पॉट है तो वो गायब कर दिए जाए। और उसी सबको क्लीन करने के लिए मैं अपने दोस्त विजेंद्र को अपने घर भेजता भी हूँ और वो सारी चीज़ें क्लीन ऑलमोस्ट कर ही चुका होता है कि उसी समय पड़ोसियों की आहट सुनकर वो भाग जाता है और जो डंबल था, डंबल की जो रॉड थी और साथ में जो अमल दस्ता था वो लेकर वो फरार हो जाता है। अच्छा, पुलिस को बताता है कि वॉश बेसिन के अंदर हमने अपने हाथ धोए थे, क्योंकि हाथ जो थे वो खून से सन चुके थे
और टी शर्ट भी उस समय सन चुकी थी, और साथ के साथ में जो अंडरवियर था और जो बनियान थी वो भी सन चुकी थी। उसके बाद में हम लोग ये सारे कपड़े जो हैं वो, जो एक जगह पड़ती है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, एक गांव पड़ता है कालापुर गांव, और दोस्तों इसी कालापुर गांव में एक नहर पड़ती है, और इसी नहर के अंदर लोअर, बनियान और टी शर्ट हमने फेंकी थी। उसके बाद में पुलिस इसकी ही निशानदेही पर जो भी सामान थे जहाँ पर भी थे वो सारे के सारे बरामद करती है, और उसके बाद में इसका मोबाइल जब्त करती है। अब जैसे ही मोबाइल जब्त करती है और मोबाइल की जब चेकिंग की जाती है तो उसमें अलग अलग महिलाओं के नंबर थे जिनसे अलग अलग तरीके से चैट की जा रही थी। बहुत गंदी चैट थी, अश्लील चैट थी, और इन्हीं जो चैट्स थे, यानी कि जो इस डॉक्टर के अवैध संबंध थे शादी के बाद में अन्य महिलाओं के साथ में, इसी का विरोध सीमा करती थी, जिसके चलते इसने अपनी पत्नी की एक प्लान के मुताबिक हत्या कर दी। तो दोस्तों इस व्यक्ति को किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए एक बार आप कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों इस व्यक्ति ने अपने अवैध संबंधों के चलते एक पिता की बेटी छीन ली और अपनी पत्नी की जो है वो हत्या कर दी। और दोस्तों इसने इतनी ज़्यादा शातिर तरीके से हत्या की कि वो अपनी पत्नी को अलग तरीके के इंजेक्शन भी देता था। इस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही है, और साथ के साथ ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि ये पेशे से डॉक्टर था, तो इसने अपनी पत्नी की जो दिमागी संतुलन है वो ख़राब है, इसके कई सारे पर्चे भी बनवा रखे ताकि लोगों को लगे कि उसका दिमागी संतुलन तो ठीक नहीं रहता था। हो सकता है इसी वजह से वो गिर गई और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। बहरहाल आप लोग जो भी कहना चाहें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाए। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए हैं इसमें पहला कमेंट्स है मोहम्मद इकबाल जी का। लिखते हैं, इंसानियत अपनी आखिरी सांस ले रही है, जो अय्याश किस्म के इंसान होता है उसी की नज़र में रिश्तों की अहमियत नहीं होती। मोहम्मद इकबाल जी बहुत अच्छी बात कही आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद उपाध्याय जी हैं, लिखते हैं कहानी अच्छी लगी मलिक जी, और कहानी कहने का जो अंदाज़ है ये भी और ज़्यादा अच्छा है। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, कहानी बहुत ही अच्छी लगी और कहानी सुनाने का जो तरीका है ये और भी अच्छा है। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शील निधि हैं, लिखती हैं आपकी कहानी अच्छी है और आप अच्छी तरीके से सुनाते हो भाई, तो बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उसके बाद में दानिश हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शावेज़ भाई, और आपकी तबीयत कैसी हो रही है। तो भाई कल तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए हम वीडियो भी नहीं लेके आ पाए थे। उसके बाद में बालेश्वर बिहारी जी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार, पहले के लोग अपनी पत्नी से भी मिलते थे तो घर वालों को लुकी छुपी मिलते थे, अब के लोग हैं कि कभी भी निडर होकर मिलते हैं और अवैध मिलने से डरते नहीं हैं, तभी तो क्राइम हो रहा है। तो भाई बालेश्वर बिहारी जी आपने बहुत सही बात की, आपका शुक्रिया। सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी कहानी सुनते हैं, भाई शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है क्राइम मास्टर गोगो है, लिखते हैं शाबिज भाई सच बताना एक स्टोरी को तैयार करने में कितना टाइम लगता है आपको। तो भाई क्राइम स्टोरी गोगो भाई मैं कम से कम 4 से 5 स्टोरी पे लिख रहा होता हूँ, और एक स्टोरी में कितना समय लगता है इसकी तो मैंने काउंटिंग नहीं की है, लेकिन 4 से 5 स्टोरी जब मैं लिखता हूँ तो मुझे इसमें 2 से 3 दिन का समय लग ही जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ केसेस अधूरे होते हैं तो वहाँ के पुलिस स्टेशन में भी कॉल करनी पड़ती है कि इस केसेस में क्या हुआ, और अलग अलग आर्टिकल अलग अलग चीज़ें यहाँ पर पूरी एक तरीके से खंगालना पड़ती हैं। उसके बाद में यूज़र है, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर, तो भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये प्रिंस अली का है, लिखते हैं आप रोज़े रखते हो या नहीं ब्रो, इसलिए पूछा था, आर यू मुस्लिम। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये क्राइम मास्टर गोगो है, कैलिफोर्निया साहब बोल के दिखाओ, कैलिफोर्निया आपने कैलिफोर्निया लिखा लेकिन कैलिफोर्निया होता है वो, ठीक है भाई। तो भाई ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे आप लोगों के जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आपके जो कमेंट्स हैं इसी तरीके से आते रहेंगे। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात कहूँ कि जो इस समय आप लोग देखते हैं कि हमारी स्टोरी थोड़ी सी छोटी हो रही है, उसके पीछे रीज़न यही है जो मैंने आप लोग को पहले बताया था कि अभी हमारे वीडियो हमारे बेडरूम से शूट की जा रही हैं, और ऐसे में ऐसा होता है कि आप लोग देखते हैं बैकग्राउंड में आप लोग को कुछ आवाज़ें दिखाई पड़ती होंगी, सुनाई पड़ती होंगी सॉरी, और वो घर के बच्चों की होती हैं। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि कहानी थोड़ी सी संक्षेप में सुना दी जाए, क्योंकि अभी स्टूडियो तैयार नहीं हुआ है, अभी समय लग सकता है, तो इसलिए स्टोरी की जो लेंथ है ये हमारे स्टूडियो में जाके ही बढ़ेगी। तो आप लोगों को कैसा लगता है कि स्टोरी की लेंथ अभी से बढ़नी चाहिए या फिर वेट करना चाहिए हमें हमारे स्टूडियो रेडी होने का, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो लोग सऊदी अरबिया से कहानी सुनते हैं, दुबई से सुनते हैं, ओमान से सुनते हैं, अजमान से सुनते हैं, कहीं से भी सुनते हैं, यानी गल्फ़ कंट्री से सुनते हैं, तो उनके यहाँ तो आज ईद हो गई होगी, तो उन सबको ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो हमारे भारत के लोग हैं उनकी ईद कल होगी,
तो उनको भी ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।